सब ठीक है। बहुत सुंदर। आप कल नहीं आ पाई, कल आपका शायद फास्ट था। जी सर। जी, मुझे इस चीज का अनुमान लग गया था कि आपका फास्ट होगा। कल का सेशन आप लोग के बिना बड़ा अधूरा सा लगा था। जी सर। क्योंकि एक परिवार जब बन जाता है तो परिवार का एक भी सदस्य यदि नहीं होता तो हम लोग लगता है ये बहुत अधूरा है। सेशन। नम्रता जी, आप सर हम तैयार लोग भी हैं? बहुत मिस करते हैं, एक सेशन भी बाद चला जाता है आज। जी जी। तो नवरत्न जी, आप तैयार हैं आज के हाँ, लिए? जी सर, जी सर। तो आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि अपने हृदय से स्वागत करें। हमारे आज के जो होस्ट हैं वो नवरत्न जी हैं, और वो अपनी वाणी के माध्यम से हमें लाभान्वित करेंगे। स्वागत है नवरत्न जी, प्लीज, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका वार्म वेलकम, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले मैं मेरा छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मैं राजस्थान से मीराबाई के जिले से हूँ, मैं नागौर जिले से। ठीक है, महाराणा प्रताप की पावन भूमि से और मीराबाई के पावन जिले से, जहाँ मीराबाई का मेड़ता का मंदिर बना हुआ है नागौर जिले में। तो मैं नागौर जिले से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और वर्तमान में मैं यहाँ चूरू जिले में रहता हूँ। आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल पक्का आवाज आपकी आ रही है। आ रही है सर। जी। और वर्तमान में मैं धोराई की धरती में चूरू जिले में रह रहा हूँ, जहाँ साल में सबसे ज्यादा गर्मी भी वहीं पड़ती है और सर्दी भी मेरी आइडिया से यहीं पड़ती है, चूरू जिले में। तो मेरे बारे में ये छोटा सा परिचय है। और मैं शुरू में पहले प्राइवेट जॉब किया करता था स्कूल के अंदर। कई साल, 4-5 साल मैंने स्कूल में प्राइवेट टीचर की जॉब की। और उसके बाद में LIC के अंदर भी, या प्राइवेट जॉब के लिए मैं बाहर भी गया था, सेठ साहूकारों के पास में, असम, मेघालय साइड में। लेकिन स्वास्थ्य के कारण और एलर्जी के कारण वहां में हर बार बीमार हो जाता था वहां जाते ही। तो फिर मेरे को राजस्थान में ही रहना पड़ा और मैं राजस्थान से बाहर नहीं गया। उसके बाद में मैंने यहाँ 3-4 जॉबें भी चेंज की और अभी मैं फिलहाल LIC में काम करता हूँ। और 2006 के अंदर मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद में जिम्मेदारी घर की ज्यादा आ गई। तो क्या है, कुछ और डिसीजन नहीं ले पाता था, कुछ अलग काम करने की, जॉब के अलावा कुछ नहीं कर पाता था। क्योंकि बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क रहता है, कुछ साल पैसा नहीं आता है। तो उस हिसाब से जॉब के अंदर ही रहा मैं। तो मैं कई सालों से ऐसे अवसर को खोज रहा था कि कुछ नया मिले मेरे को। लेकिन साथ में साहस भी नहीं था इतना, और मनी का प्रॉब्लम भी था। तो इस वजह से मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे ही गाड़ी चलती रही। धीरे 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 ये जो कोरोना काल आया, तो उसके अंदर मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला और मैं इनसे ज्वाइन हुआ। पैसे भी कमाए, टीम भी बनी, लेकिन क्या नॉलेज नहीं था। तो वो सारी की सारी टीम वापस भी बिखर गई और अभी कुछ अलग थलग सा महसूस कर पा रहा हूँ। तो फिर मुझे वापस ऐसे ही कोई, मतलब, जगह की तलाश थी जहाँ मुझे अच्छी कोचिंग मिले, मुझे अच्छा करियर मिले, या मेरे को मतलब सेल्फ डिसीजन के लिए या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ललित सर का जो अकादमी है वो ज्वाइन किया मैंने। उससे मेरे को बेनिफिट हुआ। लेकिन जो मेरा रूटीन टूट चुका था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो मैं पहले लगातार कार्य करता था, वो बीच में मेरा काफी टूट चुका था। उससे मेरा मनोबल भी गिर गया था। तो फिर मेरे जो प्लान शो है वो भी एकदम कम होने लग गए। लोगों के बीच में जाना कम हो गया और लोगों के ताने सुनना भी शुरू हो गए कि क्या हुआ, आपकी गाड़ी आने वाली थी उसका क्या हुआ, आप विदेश जाने वाले थे उसका क्या हुआ।
तो इस प्रकार से मेरे को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ललित सर का ये अकेडमी ज्वाइन किया, लेकिन उससे भी मेरे को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो मेरे को टाइमिंग का सबसे बड़ा इश्यू था। तो उसमें क्या है कि मैं ज्वाइन तो करता था, लेकिन फिर भी मेरे को उसमें फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें 1-to-1 का जो फायदा होता है, मेरे को कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता है, और मेरे को बोलने का थोड़ा एक्सपीरियंस भी कम है, सच सही बता देता हूँ। तो मेरा हैंड रेस भी बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से मेरे को मौका नहीं मिलता है। जब हैंड रेस करते हैं तो उनको मौका मिलता है। मेरा ये कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया कि मैं बोलने के मतलब ऐसे झिझक महसूस करने लगा। तो धीरे धीरे ललित सर की एकेडमी के अंदर भी मेरे को उतना बेनिफिट नहीं हुआ। मैंने डायमंड भी ले लिया, सुजीत सर ने कहा कि आप डायमंड लो। उस समय मेरी कंडीशन डायमंड की नहीं थी, क्योंकि अभी खर्चे आपको पता है बहुत ज्यादा हो रखे हैं। बच्चा है वो बीसीए का कोर्स कर रहा है अभी जयपुर में, तो उस पर बहुत सारा खर्च भी लग रहा है। लेकिन मैंने फिर सोचा कि खर्चे से खर्चा निकल जाएगा, डायमंड लेना ही है मेरे को। डायमंड लेने के बाद अभी पिछले महीने ही लिया था मैंने, और उसके बाद में सीधा आपसे ही सामना हुआ। तो इस मंच के माध्यम से मेरे को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है कि अब मेरी लाइफ में कुछ होने वाला है, जो चेंज है, या जो मेरे बोलने की जो हैबिट छूट चुकी है, या मेरे अंदर जो बोलने का जो एक हेजिटेशन है, वो आपके इस मंच के द्वारा मिट जाएगा, और मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। तो इस प्रकार से आपके रूप में मुझे एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म से आप मिले मेरे को, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बालाजी महाराज का मैं भी पुजारी हूँ, भक्त हूँ, और आप भी बालाजी महाराज के भक्त हो। तो क्या है कि कनेक्टिविटी वो एक सेम कनेक्टिविटी होता है, सेम फ्रिक्वेंसी पे, तो वो अपने साथ हो गया। तो इस प्रकार से मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि अब मेरे अंदर जो चेंजेस आएंगे या मेरे बिजनेस में, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा था, एमएलएम कर रहा था। तो एमएलएम में और नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपने अंतर समझाया, तो उसके आधार पर अब मेरा कॉन्फिडेंस भी वापस ग्रो करने लगा है। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है, और मैं आपको आज थोड़ा सा मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, सॉरी जो सर्विस कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो आप जानते ही है। तो मैं एलआईसी का जो जॉब करता हूँ उसके बारे में कुछ आपको बता सकता हूँ कि एलआईसी में मैं काम करता हूँ। तो इंश्योरेंस सेक्टर वैसे तो बहुत बड़ा है, आप उससे तो कुछ छुपा नहीं है, आप तो हर चीज के फील्ड के खिलाड़ी हैं। जिस चीज का भी नाम लेते हैं उसमें आप पारंगत है। फिर भी मैं आपके सामने तो इतना टिक नहीं सकता, दो शब्द बोल लेता हूँ, उसको त्रुटि हो तो क्षमा करना, ठीक है। तो एलआईसी वैसे तो इंश्योरेंस का बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन इंश्योरेंस के अंदर ही मैं केवल एलआईसी के बारे में आपको बता देता हूँ कि एलआईसी हमें क्यों करनी चाहिए अपने इस मंच के माध्यम से। वैसे तो अभी अपना सब्जेक्ट नहीं है एलआईसी का, लेकिन फिर भी मैं दो शब्द आपको बताता हूँ कि एलआईसी हमें क्यों करनी चाहिए। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछा है कि हमें क्यों करना चाहिए, उसी प्रकार एलआईसी हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, हमें क्यों लेनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि एलआईसी हम सभी को लेनी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि जैसे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। जैसे अजीत सर है, कोई अच्छी जॉब करते हैं, आईटी इंजीनियर है, अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, अच्छा पैकेज भी है, और उनका बच्चा भी है रोज। तो बच्चों के पढ़ाने के लिखाने के उनके सारे वो सपने लिख रखे हैं उन्होंने, कि मेरे बच्चे को यह बनाना है, एक बच्चे को यह बनाना है, मेरे को घर बनाना है, ये करना है, ठीक है। लेकिन जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं उससे कोई बच नहीं सकता। कल को 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब कभी भी उसके कुछ हो जाए अमित सके, तो फिर उनके घर वालों के सपने कैसे पूरे होंगे, कैसे वो पढ़ाई करेंगे, कैसे मकान बनाएंगे,
या कहने का मतलब है वो तो दूर की बात है, उनका घर खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एलआईसी एक ऐसा माध्यम है बीमाकर्ता और बीमाधारी के बीच में, एक अनुबंध है, संविदा है कि आपके ऊपर जो भी कठिनाई आएगी, जो भी आकस्मिक घटना होगी, तो उसका मैं भुगतान करूंगी, एलआईसी उसका भुगतान करेगी। तो इसलिए एलआईसी जीवन में आवश्यक है कि आज उसके जीवन में अगर कोई भी प्रकार की घटना घटित हो जाती है, तो एलआईसी या बीमा इंसान तो नहीं पैदा कर सकती, इंसान को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन एक इतना फंड जरूर दे सकती है कि कुछ सालों तक आर्थिक रूप से उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सकता है कि उतनी एजुकेशन उस बीमा से नहीं पूरी हो, लेकिन उनके घर वालों को किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। तो ये एलआईसी की छोटी सी आवश्यकता की एक ही पॉइंट बताया मैंने, और तो बहुत सारे पॉइंट है इंश्योरेंस लेने के, और इनके अलग अलग डिपार्टमेंट भी हैं। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस अलग है, पेंशन डिपार्टमेंट अलग है, गृह बीमा के, बच्चों के एजुकेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट के इंश्योरेंस है। तो इस प्रकार से ये इंश्योरेंस के बारे में आपको मैंने बताया। ओके सर, थैंक यू। इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। बहुत सुंदर, तो यू बहुत सर। सुंदर। रियल में आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो भी इतना अच्छा स्पीच दी है, आपको कैसा फील हो रहा है स्पीच देने के बाद? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं बोल सकता हूँ। अभी अभी मैं एक खाना खा रहा था, तो बेबी ने कहा कि वो कौन बनेगा करोड़पति लगा लूं, मैं कहा लगा लो। तो आज के एपिसोड में अभिषेक झा है कोई, उसका नाम आया है, तो वो हॉट सीट पे बैठा है। तो वो अपनी जो पुरानी जर्नी बता रहा है उसके अंदर, पहले सबसे पहले तो वो बोलता है कि मैं बचपन के अंदर में बोल नहीं पाता था, हकलाता था, या जो दो शब्द बोलते थे उनके बीच में उनके गैप रह जाता था, ठीक है, तो मैं नहीं बोल पाता था, लेकिन पढ़ाई में होशियार था और वो बनना चाहता था स्पीकर, मैं अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से उनको कई दोस्तों ने, उनके पिताजी के दोस्तों ने उसको कुछ मतलब टिप्स दिए उनसे वो, लेकिन उनका जो मनोबल था ना वो ऊंचा था। उनको जो कोच मिला वो भी अच्छे कोच मिले थे आपकी तरह, तो उनको निखारा। तो आज वो ना अच्छा स्पीकर भी है और अच्छी जॉब भी कर रहा है। और अभी उनका स्टेटमेंट था कि मैं वर्ल्ड का टॉप स्पीकर बनना चाहता हूँ। अमिताभ के सामने उन्होंने ये कहा, तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि जरूर बनोगे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर विश्वास है और आपके अंदर लगन है, तो आप जरूर बनोगे। थैंक यू सर। जी, बहुत सुंदर। दिनेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जबरदस्त, बहुत बढ़िया रहा। मैं पहले तो ऐसा है कि खुद के बारे में बोलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वही इंसान मान होता है जो खुद के बारे में बोले। औरों के बारे में हर कोई बोलता है, लेकिन खुद क्या थे इसके बारे में बताया, बहुत बढ़िया था। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, अनिता थैंक जी, यू। अनिता जी आप बताएं प्लीज, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर ने जिस हिसाब से बोला वो तो मैं बोल ही नहीं सकती, अटक जाती हूँ। बहुत अच्छे बोले सर। और इंश्योरेंस के बारे में मुझे इतना सब मालूम नहीं था, सर के वजह से मुझे मालूम हुआ। मैं पहले समझती थी इंश्योरेंस लेकर, जैसे बहुत लोगों के यहाँ हैरेजमेंट देखे हैं मैंने, जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लिए फिर भी समय पर सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन सर बोले नहीं, जो बताए इससे लग रहा है कि नहीं, सब जगह नहीं होता है ऐसा। कुछ कुछ जगह होता है जहाँ से हम लोग हो सकता है विश्वास नहीं करते। तो जी सर की तरह, सर की तरफ भूलना मेरा अटक जाता है। मैं ये भूलने में ही मैं बहुत अटकती हूँ, इसलिए मेरा काम भी इसलिए रुका हुआ है। मुझे बोलने में बहुत हिचकिचाहट होती है। थैंक यू सर। जी जी जी। मधुस्मिता जी, आप कुछ कहें प्लीज। बहुत बढ़िया था सर। उन्होंने जिस फ्लो में उन्होंने कहा
अपने बारे में और इंश्योरेंस LIC के बारे में सब बहुत ही बढ़िया लगा। मैटर ही नहीं किया कि कैसे मैंने कैसे कहा लेकिन एक ही इतना अच्छी तरह से उन्होंने जब कहा, कहीं अटके नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। जैसे कि हम लोग ब्रेक मारते हैं, सोचते हैं कि एक घड़ी क्या बोले, आगे क्या कंटिन्यू करे। सर बहुत अच्छा, इतना फ्लो में कहा उन्होंने कि बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू सर। गीतांजलि जी प्लीज आप बताएं। जी, सर ने तो सच में बहुत बढ़िया कहा। सर ने उस दिन मेरी मतलब मेरी स्पीच सुन के बोल रहे थे कि मैं बोल पाऊंगी या नहीं, लेकिन सर तो बहुत बढ़िया बोलते हैं। और शायद अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल भी किए हैं। और लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, हम सब लोगों को कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट ऐसे LIC में कर लेनी चाहिए, या अपनी फैमिली के लिए या फिर अपनी फ्यूचर के लिए। और, और बातें सर की बढ़िया थी, बहुत अच्छी बोले उन्होंने। जी जी। महेंद्र भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने ताली पीछे बजा दी थी इनके लिए, मैं देखा था आपको। जी सर, बहुत शानदार। देखो सर, नवरत्न जी ने जिस कॉन्फिडेंस से आज बात की है, अगर वही कॉन्फिडेंस के साथ वो फील्ड में भी काम करेंगे तो 90% आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे सर। और डर का कारण एक होता है कि हम शुरू ही नहीं होते हैं, हम मन में ही अपनी भावना बना लेते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं, और वो पता नहीं इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन आपने उस पता नहीं को आज फेंक दिया है साइड में, और जो शुरू हो गया वो जमाने का गुरु हो गया। और डर का कारण एक ये भी है कि हम उस फील्ड की जानकारी कम रखते हैं। अभी आपको जानकारी मिली है और जिस कॉन्फिडेंस से आपने बात किया है, इसी को आप आगे बढ़ते जाइए। बीच में एक फोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गया था। बहुत शानदार सर। और आप में जो आपके जो नवरत्न पे थोड़ा सा धूल जमा हुआ है, ये आप डेली साफ करते जाइए, चमक बाहर आती जाएगी। क्योंकि आप नाम से ही नवरत्न है, और आपके पास जानकारियों की कोई कमी नहीं है, आपको हर फील्ड का जानकारी है। और जैसे आपने इंश्योरेंस में बताया कि आप लोगों की को एक टेंशन फ्री लाइफ दे रहे हैं कि मेरे बाद क्या, उसका सबसे बड़ा जवाब आपने दिया है कि हमारे बाद ये पॉलिसी आपको सहयोग करेगी। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम यही है कि आपके बाद क्या। एक डॉक्टर को ये टेंशन रहती है कि मैंने जब डॉक्टरी बंद कर दी तो मेरे परिवार का क्या। एक इंजीनियर का भी यही रहता है कि मैंने जिस दिन इंजीनियरिंग का काम बंद कर दिया, या मेरी जो पारंगत है इस फील्ड में, उस पारंगत को मेरे साथ ही ले जाऊंगा, उसके बाद मेरे परिवार का क्या। एक वकील को भी यही रहता है कि मेरे को जो काम आता है वो मैं मेरे परिवार को नहीं दे सकता हूं, उसके बाद मेरे परिवार का क्या। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस लेवल पे आप नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के जाएंगे, वहां से आगे बढ़ना वो शुरू करता है। और जैसे आपको सपोर्ट देता है, आपका इंश्योरेंस सपोर्ट देता है, उससे कहीं बेटर सपोर्ट नेटवर्क मार्केटिंग से मिल सकती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को समझना उस परम पिता परमात्मा की बहुत बड़ी असीम कृपा के बाद ही समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है सर। आपके पास क्या रत्न है नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में। आप देखो, हर फील्ड में मतलब महारत हासिल कर सकते हैं, अपना पर्सनैलिटी डेवलप, लोगों को कितनी डेप्थ तक जाके आप हेल्प कर सकते हैं, ये आपको खुद को नहीं मालूम है। किसी भी एक फील्ड का नाम बता दो सर, कोई IPS लग गया, IAS लग गया, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लग गया, वो एक परिवार का भला कर सकता है सर, उससे आगे नहीं सोच सकता है। 5 परिवार का भला कर सकता है, उससे आगे वो सोच ही नहीं सकता। लेकिन एक नेटवर्कर 100,000, 10,000, 20,000, 50,000 आदमियों को उस लेवल तक पहुंचा सकता है, जिस जिस लाइफ स्टाइल को एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट का हेड जी रहा है, एक IT एक्सपर्ट जी रहा है, जिसको एक
प्रधानमंत्री जी रहा है उस लाइफस्टाइल आप उनको दे सकते हैं। ड्यू टू आपकी सोच अलग होनी चाहिए, क्योंकि आपको टीम के लिए काम करना है। इसमें वही आदमी फेल होता है जो अपने लिए सोचता है कि मेरे को आज कुछ नहीं आया, मैं नहीं करता हूं। लोगों के जीवन को क्या बदल देता है उसके बारे में अगर सोच के चलता है तो उसके बारे में सोचने के लिए ऊपर बैठा है। अगर हम टीम के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे को अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जैसे सर जी ने बताया, आपने बताया, ये ऊपर वाले की असीम कृपा है कि सारे एक मंच पे और एक विचार के लोग इकट्ठे हुए। बिल्कुल सही। हमारे को लगता है कि हमने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया, सारी प्लानिंग ऊपर वाले की होती है। हमारे एक अपलाइन स्टोरी शेयर करते हैं 5 मिनट का, अगर मेरे को टाइम हो तो मैं शेयर कर जी देता बोले हूँ। बोले बोले, प्लीज, कोई दिक्कत है, बोल सकते हैं प्लीज। एक बार क्या हुआ, एक ऑफिस में एक ऑफिसर लेवल का आदमी, उनको उसके बॉस ने डांट दिया। ऑफिसर लेवल के डांट दिया तो मामला तो गड़बड़ ही हो जाता है। सुबह सुबह उसने डांट दिया कि आपका सेल नहीं निकल रहा है, आपका काम सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, टाइम पे आना नहीं, टाइम पे जाना नहीं, कोई केयर नहीं है कंपनी का, आपने बहुत नुकसान कर रखा है। अब डांट दिया तो उसका दिमाग खराब, डांट दिया तो उसका दिमाग खराब। उसने क्या किया, सुपरवाइजरों को इकट्ठा किया और उनको जितनी मिली थी उससे डबल करके दे दी। उन्होंने उनको डांट दिया। अब सुपरवाइजरों ने क्या किया, जो नीचे लेवल था, जो सुपरवाइजर के नीचे 5-5 आदमी था, उनको बुलाया और उनको उनसे भी डबल दे दिया। अब क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, अपने से नीचे वाले को सब अपनी डांटे। जो भी क्रोध होता है उस पर निकल देते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उनके नीचे जो एक एक दो दो स्टाफ थे, उन्होंने कुछ अपना कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन लास्ट स्टेप आ गया कि एक जो चपरासी या जो गेट कीपर था, उन तक बात आ गई और उनको बड़ी बुरी तरह से डांट दिया। अब वो किसको डांटे बेचारा, उसके नीचे तो कोई पायदान नहीं है, वो तो सबसे लोएस्ट है। अब उसको दिमाग खराब हुआ, उसने जैसे ही घर पहुंचा अपनी मिसेज पे पूरा गुस्सा उतार दिया। खा खा के मोटी हो गई है, संभालती नहीं है, बच्चों को नहीं संभालती है। अब उसको भी गुस्सा आया, उसने उठाया डंडा और बच्चे को दे दनादन, सारे दिन पड़ा रहता है, काम कुछ करता नहीं रहता है, फोन देखता है, ये करता है वो करता है, और उसको पिटाई कर दी। अब बच्चा किसको पीटे भाई, उसके नीचे तो कोई पायदान है ही नहीं। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चा गया गली में, उसने देखा एक कुत्ता बैठा है, उसकी पूंछ को पटाके बांधे और बजा दिए। अब कुत्ता भाग रहा है, बदला लूंगा बदला लूंगा बदला लूंगा, और आगे जाके उस बंदे को काटा है जिसने शुरुआत की थी। किसको, वो ऑफिस का जो बॉस था उसको काट लिया। अब जिंदगी भर वो सिर पटकता रहता है, हे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरे को इस कुत्ते ने क्यों काटा, मैंने ऐसा क्या किया था। क्योंकि बीज किसने बोए थे कुत्ते काटने के, बॉस ने। बॉस ने। लेकिन बीच में जो गैप आ गया है, वो उस गैप को कभी नहीं समझ पाएगा। जिंदगी बीत जाएगी, वो रोना रोता रहेगा, हे भगवान मेरे को ही दुख क्यों दिया, मेरे को ही ऐसा क्यों किया। क्योंकि बीज बोने वाले को फल मिलता है और बीज उसने बोए थे, लेकिन वो जो बीच में गैप आ जाता है, तो हमारे पास जो भी है आज, जो भी नहीं है, उसके बीज हमने 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले बोए हैं। अब जब काटने की बारी आती है, तब हम भगवान को कोसते हैं, हे भगवान मेरे को ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसा क्यों किया। हर आदमी फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिलता। एक आदमी बीज बोता है, 1 साल भर, यहाँ पे कोई महसूस नहीं करना, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोलता हूँ, 1 साल 2 साल 5 साल 20 साल तक जब जर्दा खाता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीते, तब जाके कैंसर मिलता है। और जब कैंसर मिल जाता है, तब भगवान को बोलता है ये तो भगवान की इच्छा। नहीं, बीज आपने बोए, पहले बीज आपने बोए हैं, तब जाके फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिलता, पैसे लगा के कैंसर लिया है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो हमने कमाया, कमाते सब हैं, उसको सही जगह पे नहीं लगाया है और सही तरीके से हमने पैसा नहीं कमाया है, इसलिए हमारे पास कभी भी हवा रहेगा।
बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमाते हैं और सब ने शुरुआत छोटे से ही की होती है। धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल ले लो, किसी का भी ले लो, उन्होंने पैसा तो थोड़ा ही कमाया है, लेकिन उस पैसे से पैसा कमाने का तरीका उनके पास था। सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, लोगों में इन्वेस्टमेंट किया है। उसमें उनका काम करने का तरीका जो था वो ये था कि उन्होंने अपने दम पे 3% अपना मतलब पर्सनली फोर्स 3% लगाया है, लेकिन लोगों से 97% किया है। सारे बिजनेस जो भी अमीर हैं, करोड़पति हैं, उनका यही फोकस होता है कि उनका 97% टाइम लोग इन्वेस्ट करते हैं और 97% पैसा लोगों का ही लगता है। उनका 3% रोल रहता है और वो कम मार्जिन पे ही काम कर लेते हैं। तो लोगों का टाइम और लोगों का पैसा जब तक यूज करना नहीं आएगा, तब तक हम पैसे के पीछे पीछे और पैसा आगे आगे। थैंक यू वेरी मच। शायद मैं नहीं नहीं, कुछ बहुत मुझे बात अच्छा एक्सप्लेन। महेंद्र नहीं, जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं दिनेश जी से चाहूंगा कि दिनेश जी, आप एक सेशन पहले भी थे जहां पर नए लोग बैठे हुए थे, आप अपना एक्सपीरियंस सबके सामने शेयर करें कि नए लोगों से कैसे हम लोग बात किया है और कितना सेटिस्फाइड थे उस। सर जी मैं आया था, लेकिन मैं कनेक्टिव में नहीं था। अच्छा, सॉरी सर, मैं थोड़ा बात नहीं कर सकूंगा। कोई बात, चलिए ठीक है। तो हम लोग आज का अपना जो सत्र है वो शुरू करते हैं सभी लोग। जैसे कि नवरत्न जी ने अपनी ओर से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, और आप लोगों के लिए अब एक नया बैच शुरू हो चुका है जो कि 7 से 8 बजे का है। आप लोग शनिवार को लगभग मैच्योर हो चुके होंगे, और उसके बाद से आप लोग का अल्टरनेट बैच चलेगा, रोज बैच नहीं चलेगा, क्योंकि एक्शन भी करना है आप लोगों को। केवल बातें करते करते हमारा समय जो बीता था वो बीत चुका है, अब एक्शन के ऊपर हमारी बात आएगी। लेकिन जो नए लोग हमारे बीच में आते हैं, आप लोगों से किस प्रकार से बात करेंगे, हम उस पर चर्चा भी करते हैं। जैसे नवरत्न जी ने इंश्योरेंस के बारे में बात बोली। इंश्योरेंस का वास्तविक अर्थ है क्या, इंश्योरेंस क्यों की जाती है, इसके दो सेक्शंस होते हैं। एक होता है इंश्योरेंस, एक होता है एश्योरेंस। जैसे कि कुछ कंपनी एश्योरेंस के रूप में हमारे सामने आते हैं, कुछ इंश्योरेंस के रूप में हमारे सामने आते हैं। पर अल्टीमेटली इंश्योरेंस हो, चाहे बैंक हो, चाहे प्रॉपर्टी, कहीं पर भी एक ही पॉइंट होता है, वो है जीवन को या अपने संसाधनों को निवेश के रूप में लेकर चलना। यदि निवेश करना हम सीख जाते हैं तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मेरी भी एक पुस्तक चल रही है, उसमें टॉपिक है आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता, जैसे भी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, नवरत्न जी ने कहा कि भाई जीवन में ऐसे ऐसे हुआ, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, बदलता रहता है जीवन। और कल हमने चर्चा की थी रिगार्डिंग टाइम को लेकर, कि हमारी लाइफ में अचानक एक किरण आती है सूर्य की। तो एक कल्पना कीजिए एक ऐसे वेदर की, जब मौसम ठंडा है। कल्पना कीजिए ठंडक का समय है और सूर्य खिला हुआ तो है, परंतु बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। कल्पना कीजिए जरा इसकी एक बार। मौसम सर्दी का है, सूर्य खिला हुआ है, किंतु बादलों का एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा है और जा रहा है। कुछ देर के लिए सूर्य की किरण आप पर आती है, आपको हल्की सी गर्मी देती है और चली जाती। आपकी फीलिंग कैसी रहेगी मधुस्मिता जी? बहुत ही अच्छा रहेगा सर, मैंने। जब बादल आते हैं या जब सूर्य किरण आती है? हाँ, तो सर वो अच्छा ही लगेगा ना सर। जी, बहुत सुंदर, अच्छा ही लगेगा। नवरत्न जी? हम्म। जब सूर्य की किरण पड़ेगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सर्दी के अंदर वो गर्माहट देगी। जी और जब बादल आएंगे ना, तो थोड़ा ऐसा महसूस होगा कि अरे वापस बादल आ गए, ठंड लग रही है, जी। इस प्रकार से। दिनेश जी? सर थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ठंडी भी है और गर्मी भी थोड़ी रहेगी।
ठीक ठीक। अनीता जी। जी अच्छे ही लगेगा, ठंडा का मौसम हुआ तो जब सूर्य किरण पड़ेगा तभी अच्छा लगेगा। जी और जब बादल रहेगा रहेगा तो ठंडी ठंडी मौसम थोड़ा। जी ठीक। गीतांजलि जी। जी सर, अच्छा ही लगेगा क्योंकि ठंड के मौसम में हम थोड़ा सा धूप भी चाहते हैं, तो वो जब मिल जाए तो सुकून होती है। जी। महेंद्र जी। कोई बात। अब इन सभी आंसर्स को जोड़ दीजिए एक बार। मधुस्मिता जी ने कहा अच्छा लगेगा। नवरत्न जी ने कहा अच्छा लगेगा जब बादल आएंगे तो ठंड का और सूर्य में गर्मी का अनुभव होगा। दिनेश जी ने भी कहा कि एक सर्दी के मौसम में गर्मी का आनंद मिलेगा। अनीता जी ने कहा बहुत अच्छा लगेगा, बादलों को आते हुए जाते देखेंगे, ठंडक और गर्मी का मजा मिलेगा। ये चीज ताजरी जी नहीं बोली। आप इसको मिक्स कीजिए। हमारे जीवन में सूर्य सदैव खिला रहता है। और गंभीरता सुनेगा बात को, सूर्य सदैव खिला रहता है। सूर्य कौन? ईश्वरीय प्रकाश सदैव खिला रहता है। लेकिन हमारी सोच के बादल बीच बीच में आके ढक देते हैं उसे। अब हमें क्या करना है? हमें प्रतीक्षा करनी, जैसे सूर्य की किरण मिले तुरंत उस गर्मी को सोख ले हम। तुरंत उस गर्मी को सोख ले, क्योंकि सर्दी में हमको यही गर्मी बाद में काम आए। अब बादल जो है, हम चाहते हैं परमानेंटली छट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बादल ही हैं जो हमको एक साथ सर्दी और गर्मी का अनुभव दे रहे हैं। किंतु बादलों की भी एक गति और दिशा होती है। हमारे विचारों के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन को जो देरी हो रही है, जो देरी हो रही है, उसका केवल एक ही कारण है कि हम बादलों को पढ़ना नहीं जानते। नर्ता जी ने बड़ी अच्छी बातें बोली थी अपने वक्तव्य के अंदर, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था बातों को। एक आपसे बात पूछता हूँ, आपने कभी सुना है कि मनुष्य को छोड़ के कोई और प्रजाति इंश्योरेंस करती है? कभी सुना हम लोगों ने? नहीं नहीं सुना। सर। नहीं सुना ना, क्योंकि इंश्योरेंस करते ही नहीं वो लोग। लेकिन जितनी लाइफ उनकी मस्त होती है, हमारी कभी मस्त नहीं होती। ऐसा है ना? जी बिल्कुल। सर। जी। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है हम लोगों ने? सर एक मिनट सर। जी सर उनको तो और भी ज्यादा जीवन का खतरा रहता है सर, क्योंकि मैंने जैसे वन्य प्राणी हुए सर, जैसे कि उनको जैसे एक हिरण, उसे नहीं पता कि वो शाम देख पाएगा कि नहीं, क्योंकि हर वक्त उसके आसपास शेर उर मंडराते रहते हैं, तो उसको जीवन को तो बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है। वो जी, कैसे बहुत मस्त सुंदर, रहते हैं? बहुत सुंदर। कभी आपने वाइल्ड लाइफ को देखा है करीब से? टीवी में देखती हूँ सर, जो टीवी में या देखा है। मोबाइल में। जी। जी। अच्छा ये बताइए मधुस्मिता जी, बहुत अच्छा आपका आपका प्रश्न है। हम जंगल में राज्य किसको सौंपते हैं? किसका नाम होता है राजा के अंदर? शेर। क्यों? हाथी क्यों नहीं? घोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि वो सबसे बलशाली होता है सर, शेर। आपको पता है जितना हाथी में बल होता है उतना शेर में बल नहीं होता। जितना जी जी जी। चीता तीव्र गति से भाग सकता है, शेर नहीं भाग सकता। जितनी फिर ऊंची भी शेर में लीडरशिप क्वालिटी जैसे होता है, वो सब कुछ शेर में वैसा ही है सर, क्योंकि अच्छा। हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, पता होना चाहिए इसका उसका उत्तर। आपका लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा है, शेर की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। बट हम्म। लीडर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी महत्वपूर्ण है, रॉयल्टी इंपॉर्टेंट है। जी बता। सम्राट अशोक ने कई शेर पाले हुए थे, लेकिन सवारी हमेशा हाथी करते थे। कभी आप लोग को अवसर मिले तो राजस्थान जाइएगा, वहां पर एक जगह है माउंट आबू। वहां पर देलवाड़ा मंदिर है जैनियों का। उस मंदिर में इतना सुंदर चित्रण किया गया है हाथी, घोड़े और ऊंट का। कौन सा आपको मंदिर सर? देलवाड़ा मंदिर जैनियों का मंदिर है, बना था ये 11वीं सदी में। अच्छा। यहाँ पर ये प्रश्न जानने वाला कि हमने शेर को राजा क्यों चुना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
हाथी को राजा क्यों नहीं सुना, और पक्षियों में मोर को ही हमने राष्ट्रीय पक्षी क्यों घोषित किया, गरुड़ को क्यों नहीं किया, और फूलों में कमल को ही हमने क्यों राष्ट्रीय फूल घोषित किया, फलों में आम को ही हमने क्यों घोषित किया। सेब भी अच्छा है, अंगूर भी अच्छा है, अनार भी अच्छा है, और बहुत सी चीजें अच्छी हैं। ये लॉजिक जब डिजाइन किया गया था ना, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं, तो हमें गंभीरता से इस बात को समझना होगा। जैसे आपने कहा शेर की आपने बात बोली, वाइल्ड लाइफ में जब आप जाते हैं तो शेर किसी भी दूसरे प्राणी के ऊपर तभी हमला करता है जब उसको भूख लगी हो। और ध्यान रखिएगा, शेर अपने शिकार को कभी खुद नहीं खाता, वो केवल अपनी भूख को मिटाने के लिए शिकार नहीं करता है। उसके अंदर एग्रेशन आता है, कुछ देर का अप्लाई करता है, पीछे हट जाता है और थोड़ा सा मांस खा के छोड़ देता है। और जब शेर का भूख नहीं होता ना, ये जानवर भी जानते हैं, उसके ऊपर हिरन चढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कुछ किसी को कुछ नहीं बोलता। वन्य प्राणी आपस में बहुत एकजुटता के साथ रहते हैं, परंतु हमारे सामने प्रेजेंटेशन क्या दी जाती है, शेर ने गीदड़ को मार दिया, उसने उसको मार दिया, मतलब हिंसक चीजें हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। और ये बात गंभीरता से आपसे बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पर एक आपस में एक ही घाट पर शेर और हिरन पानी पी रहे हैं। हमारे माइंडसेट जो होता है ना, इसको विशेष तौर पे प्लान किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मार्केट में इस प्रकार की चीजें बनती हैं जो प्लानिंग दे देती। उदाहरण के तौर पर हम पुस्तक पढ़ते हैं, आप ये बताइए कि जितनी भी पुस्तक पॉपुलर है भारत में, क्या कोई भारतीय पुस्तक है इसमें? बहुत ऑनेस्टली बताइएगा, क्या कोई भारतीय पुस्तक पॉपुलर है जिसका नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलए मार्केट के लोग प्रमोशन देते हैं? कोई एक भारतीय पुस्तक है? एक भी नहीं है। आपको पता है, यदि आप केवल अपनी रिचुअल्स को ही पढ़ लेंगे, बहुत बड़ी ताकत है। भारत में इतना कुछ है, लेकिन भारत की मार्केट में कुछ मूर्ख लोग रहते हैं हम लोगों की तरह, जो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और पुस्तकें खरीद लेते हैं। पुस्तकों पे छाप देते हैं कि इतने मिलियन इसकी प्रति बिक चुकी, आप कुछ देखने जा रहे हैं क्या उसको? तो हमें यहीं से समझना है अपने अंदर। नेचर में क्या होता है, जापान में एक ऐसी चिड़िया है, यदि वहां पर भूकंप या सुनामी आने वाला होता है, वो 2 दिन पहले ही गायब हो जाती है। तो जापानियों ने इस चीज के बहुत से डिवाइस बनाकर, जहां वो चिड़िया को गायब हुई, इमीडिएटली वो अलर्ट हो जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। मैंने ये जब प्रकृति की तरफ से बहुत बड़ा इशारा है सर। यस, अब आपको बताता हूँ, आप चश्मा पहनते हैं, रीजन भी आई साइड में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपका ये चश्मा आई साइड के कारण नहीं है, आपके और आपकी आंखों के बीच में एक टाइम गैप आ चुका है, इसलिए चश्मे की सहायता से आप उसको देख रहे हैं। ये प्रश्न बड़ा है होगा करते वैसे। जी। अनिता जी कुछ कहा आपने, अनिता जी कुछ कहा आपने? ओ नहीं नहीं। सर। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि हम जिस भी व्याधि से पीड़ित हैं, ध्यान रखिएगा, जिस भी व्याधि से पीड़ित है उसके क्रॉस ऑपोजिट वाला पोर्शन बाधित हो जाता है। यदि हमारी आंखें, जो हमारी राइट आंख होती है, ये सूर्य की आंख कहलाती है, लेफ्ट आंख हमारी चंद्रमा की आंख कहलाती है। सूर्य आपका तब वीक होगा जब शनि पीड़ित होगा, ध्यान रखिएगा। सूर्य हमारा तब पीड़ित होगा जब शनि पीड़ित होगा, और चंद्रमा हमारा तब पीड़ित होगा जब राहु पीड़ित होगा। ये एक अलग साइंस है पूरा, किंतु हमारे सामने कुछ ऐसे समीकरण रख दिए गए हैं कि हम उसको मानने के लिए बाध्य हो चुके। एग्जाम्पल देता हूं मैं, काक चेष्टा बको ध्यानम क्षय निद्रा तथा च अल्पहारी गृह त्यागी छात्र नाम पांच पंच लक्षणम। ये मैंने नहीं लिखा, आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया एक दोहा है कि कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान और कुत्ते की नींद यदि आपको चाहिए, ये 5 लक्षण छात्र के हैं, ये 3
लक्षण ये हो गए। अल्पाहारी, अल्पाहारी कहते हैं कम खाने वाला। इसे पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरी थ्योरी है अल्पाहारी का मतलब क्या होता है। और गृह त्यागी, सुख सुविधाओं से दूर, वो व्यक्ति ज्यादा सफल रहता है। हाँ, उल्टा चलता है। हम गहरी नींद लेते हैं, भरपेट खाना खाते हैं और गजेट साथ चिपके रहते हैं। ये विशेष तौर पे प्रमोट किया जाता है मार्केट के माध्यम से। मेरी बात को प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा। मैं चीजों का थोड़ा स्पष्टीकरण करने में बहुत मेरे अंदर एक रुचि है, स्पष्टीकरण करना। हमें उस बात को उस रूप में कभी स्वीकार नहीं करना जो कि हमको दी जा रही है। जब तक हम लोग उसको पढ़ते हुए, एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सुंदर, मजा आएगा सुनकर आपको। हमारे जो सिख जो संप्रदाय है, सिख लोगों के जो 10वें गुरु हैं, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब लिखने की उनको अनंत से वो मिली, प्रेरणा मिली कि गुरु ग्रंथ साहब लिखना है। अब उन्होंने किया क्या कि एक ऐसा ग्रंथ जो कि सिखों का 11वां गुरु बनेगा। तो इसके लिए उन्होंने उस समय के जितने भी महापुरुष थे, कबीर, रहीम, तुलसीदास, इन सभी के लेखनियों को एकत्र किया और एकत्र करने के बाद उनको गहन अध्ययन किया। जो जो उनको श्लोक या चौपाई में हल्कापन और एक अनंत की प्राप्ति हुई, उसको उन्होंने गुरुमुखी में लिख दिया। आज वही गुरुमुखी में लिखी गुरु ग्रंथ साहिब। तो हमारे सामने हमारे रिचुअल्स, यदि हमने रेगुलर उसका सेवन शुरू करते हैं, रेगुलर बेसिस पर, हमें किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है। मैं तो आप सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि अपने जीवन की पुस्तक, जैसे आज नवरत्न जी ने बहुत अच्छा बोला, रितांजलि जी ने परसों बहुत अच्छा बोला था, मधुसूदन जी आपने बहुत अच्छा परसों बोला था, बहुत अच्छा बोला था। एक पुस्तक के रूप में कन्वर्ट, अब पढ़िए अपने बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मंच से बहुत कुछ मिलने वाला है हम लोगों को, आप एक दूसरे के द्वारा। तो तब जब ये टॉप फ्लोर खुल जाएगा। तो बादल आ रहे हैं, हमें सूर्य की किरण मिलते ही उस पर अटैक करना है। मतलब समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका सोल्यूशन बहुत छोटा होता, और दिख रही बहुत छोटी समस्या के पीछे बहुत बड़ा एक एम्पायर छिपा हुआ होता है। इस मंच के माध्यम से हम सभी लोग भविष्य में एक ऐसे अपने श्रेष्ठ पद को प्राप्त करेंगे जिसकी हम कल्पना आज कर सकते हैं। आज हम कर सकते हैं। कैसे मिलेगा? हमें अपने आध्यात्मिक पार्ट को इंक्रीज करना होगा। आध्यात्मिक पार्ट का मतलब क्या है? अपने रिचुअल्स के साथ कनेक्टिविटी करनी होगी, अपने गजेट्स के साथ, अपनी चीजों के साथ कनेक्टिविटी करनी होगी। लाइव एग्जाम्पल आप देख भी चुके हैं, आप सभी लोग लाइव एग्जाम्पल देख चुके हैं कि आपने जैसे जैसे हल्की हल्की कनेक्टिविटी की ओपन ओपन और किया, तो कैसे उसके अंदर आपने निखार आता हुआ देखा, कैसे उसमें प्रगति आती हुई देख लिया आप सभी लोगों। समस्याएं हर व्यक्ति के साथ तब तक रहेगी जब तक हम उसको अपने साथ रखने का निमंत्रण देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत प्रेम है जो आप इस मंच के साथ साझा होते हैं, और अवसर हमें मिलता है हम कुछ आपस में साझा कर सकें। मेरा टॉपिक आज कुछ और होने वाला था, लेकिन संयोग की बात है टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया। तो हम लोगों को आज से एक नया काम शुरू करना है सभी लोगों को, और मैं आशा करता हूं सभी लोग इसको करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस बैच है इस काम को कर रहा है। थोड़ा थोड़ा, पूरा तो कोई नहीं कर पाया, थोड़ा थोड़ा कर रहा। काम केवल इतना है कि अपने हर एक कृत्य को आप एटलीस्ट पकड़ना सीख। जो भी आप कर्म कर रहे सुबह से शाम तक, उसको पकड़ना शुरू कर, और अपने हिसाब से पूछे क्यों। अपने आप से पूछे क्यों। सर जैसे उदाहरण के तौर पे आपने भोजन किया, क्यों? अरे मेरे शरीर को इसकी आवश्यकता है। आपने आवश्यकता मान ली तो थैंक यू, धन्यवाद। मैंने पानी पिया तो क्यों? इस शरीर को आवश्यकता है। मान लीजिए मैंने एक वीडियो देखा, क्यों? कुछ इंफॉर्मेशन थी। इससे क्या होगा? आपको ये पता चले
कितनी चीजें आप एक्चुअल में कर रहे हैं। क्यों? हमें ये मंजिल चाहिए। क्यों? धीरे धीरे आप अपने जीवन को पकड़ना शुरू करें, धीरे धीरे। और कल, हाँ जी बोले प्लीज। मैंने सर इसको खाली महसूस करना है या कुछ मैंने इसको नोट शुरुआत डाउन में भी तो, करना है? प्रारंभ में केवल इसको अनुभव ही करना है, लिखना नहीं है, जी। अच्छा। अनुभव करना है। तो आपको सुबह जी। से शाम तक ये पता चलता है कि मेरे लिए कौन कौन सी चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी छोड़ दे तो भी चलेगा, छोड़ दे तो भी चलेगा। ठीक। क्योंकि जब तक हमारे मन से एक शब्द होता है मोह, अटैचमेंट, वो समाप्त नहीं होगा तब तक हम आगे शायद नहीं बढ़ पाए। अगर आपकी यात्रा लंबी है तो उसको हल्का बनाना होगा और वाहन को मजबूत बनाना होगा। इस मंच के माध्यम से मैं अभी आप लोगों के साथ बहुत कुछ प्राप्त करना, आप लोगों से बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी ये व्यक्तिगत, मेरा स्वार्थ समझ लीजिए इसको। तो तब मिल पाएगा जब हम लोग अपने आप को ओपन कर पाए। तो आप लोग खुद भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और आप लोगों को अनुभव हो भी रहा होगा। मेरी मेरा प्रयास सदैव यही रहता है कि जब मैं अकेले बैठता हूँ, और आजकल मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है क्योंकि मुझे एक ऐसी बात को अभी समझ आया, बात पता लगी है मेरे को अपने संसार के विषय में, जिसमें थोड़ा काम करूँ, फिर आपसे मैं चर्चा करूंगा उसके विषय में। एक बहुत बड़ा रहस्य मुझे क्लियर हुआ है रिसेंटली, मैं काम कर रहा हूँ उस चीज के ऊपर। और हो सकता है आपको उस पर कुछ करना ही ना पड़े, आपको सीधे उसका डायरेक्ट गिफ्ट मिल जाए उस चीज। सर जी एक सवाल है सर जी। हाँ जी। सर ऐसा भी होता है सर, जैसे कि मान लो कि मैं एक शांत बैठा हूँ, हाँ, शांत बैठा हूँ, आंख बंद करके बैठा हूँ, और 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है वो पता चल जाता है। 100% बिल्कुल पता जाएगा आपको। सर मैंने किया इसलिए आपसे साझा किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला कल परसों तरसों आप पता पता कर सकते हो उसको। यस। लेकिन आप उसको डाइवर्ट भी कर सकते हैं। ओके सर। ध्यान रखिएगा, इस संसार में केवल 0.001% लोग, ध्यान रखिएगा, 0.001% लोग ऐसे हैं जो अपने भविष्य को बनाते हैं। 0.001%। बहुत कम संख्या है जिनको पता है जीवन कैसे बनाया जाता है, भविष्य कैसे निर्धारित किया जाता है। इसका लाइव एग्जांपल हमारे प्रधानमंत्री हैं, लाइव एग्जांपल। इसके लिए आपको सदैव शांत भाव में रहना है। इसलिए काम कीजिए आप सभी लोग, कुछ देर के लिए अपने कान के छोटे पर्दे से कान को बंद कीजिए, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। कान के छोटे पर्दे से कान को बंद कीजिए और चेक कीजिए किस प्रकार की आवाज आपको आ रही है। जी मधुसूदन जी, कैसी आवाज आ रही है? सर मन एकदम शांत, एकदम सन्नाटा सा, जैसे कुछ आवाज ही नहीं आ रहा, शून्य में जैसे। भाई कुछ पानी बह रहा है, मशीन चल रही है, ऐसे कुछ आवाज, या सन ऐसी आवाज हाँ चल रही हाँ है? हाँ सर, ऐसे हाँ, सन जैसे सन एकदम चल मने। रहा है, बहुत सुंदर। ठीक है, दिनेश जी आपको कैसी आवाज आ रही है? सर यही सर, मीन्स पूरा मीन्स ब्रह्मांड चल रहा है वैसे। ये कोई मशीन चल रही है, पानी चल रहा है, कुछ यस। ऐसा लग रहा यस होगा। यस सर। यस सर। मशीन या पानी? सर मशीन। मशीन। अच्छा। यस। नवरत्न जी आप बताएं प्लीज। पानी की सी आवाज चल रही है पानी सर। की आवाज आ रही है। रितांजलि जी आपने क्या किया, आपको कैसी आवाज आई? सर मुझे तो बिल्कुल शमशान घाटी में जैसी आवाज आ रही थी। जैसे एकदम। हवा की? जी। हवा बह रही हो? जी सर। जी ठीक है। अच्छा, अनीता जी आपको कैसी आवाज सुनाई दी? सर सुन करके को आवाज नहीं आता, सुन सन। सर, कुछ ऐसे आवाज है।
ठीक है। अब आपके सामने 5 हाँ। एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। 5 एलिमेंट होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब थोड़ा सा सोचिए कि जो आवाज आपको सुनाई दे रही है इनमें से किसको कोरिलेट कर रही है। महेंद्र भाई से पूछा, महेंद्र भाई आप अभी सेशन में है क्या? शायद नहीं है, बताएं प्लीज। दर्शन जी बताएं, किससे रिलेटेड आवाज लगी आपको, पानी से, हवा से या ध्वनि से? पानी से। पानी से, ठीक है। दिनेश जी आपको? पानी, हवा या ध्वनि? गीतांजलि जी आप बताएं प्लीज। सेशन में रहा कीजिए हमारे साथ, इसलिए कैमरा ऑन बहुत जरूरी होता है। पानी, हवा या ध्वनि? इसीलिए थोड़ा हाँ रुका मेरा अनिल, ऑफ रख कैसे। हाँ अनिल जी आप बताएं बहुत क्या सारे कहते हैं। लोग हैं मेरे घर में, बहुत। मतलब पानी है, हवा है या सन जैसे कोई ध्वनि, ध्वनि, हाँ जी, ध्वनि, 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 ठीक है। ध्वनि। हाँ मधुस्मिता जी आप बताएं प्लीज। सर हवा जैसे एकदम हवा बह ये रही है। नहीं हाँ जैसे सर कुछ ऐसे ही मन सुन सा हाँ लग रहा है जैसे। हवा। गीतांजलि जी हाँ आप बताएं। सर ध्वनि सी आवाज आ रही है। ध्वनि। आप सुन लीजिएगा, यदि आपको जल की आवाज आ रही है, बहुत ध्यान सुनिएगा, यदि जल के बहने की आवाज आ रही है, इसका अर्थ ये है कि आपका जो ब्रेन है वो शालीनता को पसंद करता है, अर्थात आध्यात्म की ओर उसका रुझान है, उसके लिए आपको कार्य करता है। यदि आपको सन, वायु के बहने की आवाज आ रही, आप गति पसंद करते हैं। गति मतलब तीव्र गति से किसी चीज को पकड़ के काम करना। यदि ध्वनि की आवाज आ रही है तो आप खुद के साथ साथ दूसरों के अंदर तीव्रता, मतलब तेज देखना चाहते हैं, प्रकाश देखना चाहते हैं। आपका मस्तिष्क आपको उसके लिए प्रेरित कर रहा है। अगले एंगल से बोलता हूँ, यदि जल की आवाज आ रही है, आप एक बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता आप बन सकते हैं। जल आपकी कम्युनिकेशन पे काम करता है। यदि वायु पे आवाज आ रही है तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत शार्प होनी चाहिए, आप लॉजिकल चीजों को पकड़ सकते हैं। यदि आपको मशीन ध्वनि की आवाज आ रही है तो आप कॉन्सेप्चुअल चीजों को पकड़ के लोगों पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को मिक्सिंग भी होती है, जल और ध्वनि दोनों इकट्ठी सुनाई देती है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चलेगा। और मान लीजिए आवाज ही नहीं आ रही, ब्लैंक है, तो आप कृपया अपने न्यूरो सर्जन से मिलकर चेकअप जरूर करवा लें। ध्यान रखिएगा, कोई आवाज नहीं आ रही है, इट मीन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एट इन योर ब्रेन। ये मेडिकल साइंस फेल है इस आवाज के साथ। अब मेरे दिमाग में ना आज से नहीं, बहुत समय से सन चलता रहता, बहुत तेजी से। सन किसकी आवाज थी? ध्वनि, ध्वनि की, अग्नि की। इट मीन्स इतनी इंफॉर्मेशन एकत्र कर चुका हूं, कहाँ दूं, कहाँ उसको ब्रॉडकास्ट करूं। जब कोई नहीं मिला, लिखना शुरू कर दी, तो भी बंद नहीं हो रही। इतना कंटेंट इकट्ठा हो चुका है। जैसे हमारे नवरत्न भाई ने बोला कि आपको बहुत नॉलेज है, कोई नॉलेज नहीं है बड़े भाई में, कोई नॉलेज नहीं है। जहां मैं अटकता हूं उसको चाणक्य की भांति इस प्रकार से सीखने का प्रयास करता हूं कि भविष्य में कोई ना अटके, हो कोशिश करता हूं। इससे जिस पड़ाव पे अटका वहीं पे आगे बढ़ चुका हूं। 6 महीने लगा दिए, सीख लिया उस चीज को, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं, उसका नेचर मेरे माध्यम से अलग अलग फलों को देना चाहती, और उसके लिए पात्र बना हुआ। और आज एक मेरी शाम को बात हो रही थी प्रगति जी से, आपसे शेयर करना चाहूंगा। कुछ पुस्तकों के माध्यम से हमारे ब्रेन को वॉश किया जाता है गलत दिशा में ले जाने के लिए। आपको नहीं पता सही गलत क्या है, आप पढ़ लेते हो, बड़ा आनंद आ रहा है पढ़ने में, नहीं कीजिए। यदि पढ़ना है किसी पुस्तक को, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, अपने आध्यात्मिक पुस्तकों को ही पढ़िए, जो भारतीयों ने लिखी है, विद्वानों ने लिखी है।
बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ, हमें कई पुस्तकों ने रिकमेंड किया था, इतने पावरफुल वर्ड, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सीक्रेट, ऑलमोस्ट एवरी बुक इज यूज्ड एज अ ब्रेन वॉश। ध्यान रखिएगा, पुस्तक बेचने के तरीके होते हैं अलग अलग, और भारतीय बड़े आराम से चीजों को ग्रैब कर लेते। हाँ, कोई टेक्निकल बुक है जो आपको समझा रही है, वो जरूर लीजिए, लेकिन जो बुक आपकी माइंड में प्रोग्रामिंग करने का काम कर रही है, उससे थोड़ा दूर हटिए। इसलिए अब मैं किसी पुस्तक को नहीं पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक लिखने पे भरोसा रखता हूँ। भले आप मत पढ़िए पुस्तक, मैं लिखूंगा, लेकिन आप समझ गए बात को, हमें अपने कंटेंट को बाहर निकाल। हाँ बोले प्लीज, बोले प्लीज। हाँ, सर एक बुक जो है कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो क्या नाम, मर्फी की बुक जो है, क्योंकि इसमें जोसेफ सारा सब। जोसेफ मर्फी। हाँ जी जी, जो जो समझ, हाँ मर्फी। अगर पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में आपको। जी सर, मैंने सबकॉन्शियस पूरी माइंड के बुक ऊपर में। मैंने पूरी बुक अपलोड कर रखी है, मैं खुद नहीं सुनता। ऑनेस्टली देखिए, बुक गलत नहीं है, लेकिन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट ही गलत कर दिया उसने। बहुत अच्छा बोला है। आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आज मैं शाम को प्रश्न पूछा था, रिताजी जी उत्तर दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम किसकी पूजा करते हैं? अपने ईश्वर इष्ट आराध्य नाम बताइए उनका। हनुमान जी, शिव हनुमान जी, जी। और हनुमान जी किसकी पूजा करते हैं? भगवान राम जी की, राम जी किसकी पूजा करते हैं? राम जी शिव सर। जी की, शिव जी किसकी पूजा करते हैं? राम जी की, राम जी किसकी पूजा करते हैं? शिव जी की। शिव जी की। मतलब अटक गए तो हम तो वो गोले उसमें आ गए, एक पैच फंस गए, कौन किसकी पूजा करता है। कुछ समझ में शिव आया, जी नहीं राम जी आया? की, राम जी शिव जी की, हाँ सीधी सर। भाई जब अब ये हायरार्की पे चलते, भारत में सर्वोच्च पद किसका होता है? नंबर वन कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति। ऊपर कौन है? राष्ट्रपति के ऊपर न्यायाधीश, सर्वोच्च नहीं है, न्यायाधीश। उच्च प्रधान। न्यायाधीश भी उनके ऊपर नहीं है। जूरी बैठती है राष्ट्रपति के लिए, जूरी। सूर्या। एक समिति बैठती है जिसमें, जिसकी अध्यक्षता करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं मैं आप लोग को आज। इस बात को मैंने आज से 5 साल पहले समझ लिया था। हु इज बियॉन्ड द गॉड? हम लोग अटके हुए हैं निगम पार्षद एमएलए पे अटके पड़े। ठीक है, हायरार्की यही होती है। महादेव किसकी पूजा कर रहे हैं? जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है धरती की, टॉप मोस्ट। किसी भी चीज का सृजन करना आसान है, उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत टफ काम होता है, ये ध्यान रखिएगा। आप बाजार से सामान ले आए, गार्बेज कहाँ, क्या करें गार्बेज का? ये जिसने काम करना सीखते, गार्बेज को रीडिजाइन करना, ये केवल महादेव ही कर सकते हैं। इसलिए देवताओं और दैत्य दोनों के लिए समान भाव रखते हैं। जो विष्णु है, जो हमारे विष्णु दिखाते हैं, वो लड़ते रहते हैं हमेशा देवताओं के लिए, देवता आराम करते रहते हैं, जो दिखाया जाता है हमको, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस संसार में सबसे ऊपर यदि कोई है तो आप स्वयं हैं। हमें सब कॉन्शियस के नाम पे, एप कॉन्शियस के नाम पे, इस नाम से उस नाम से भ्रमित किया हुआ है। सब कॉन्शियस लेवल पर ये होता है, या फिर उस लेवल पर ये होता है, नहीं। केवल लेवल दो ही होते हैं एक्चुअल, कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। ध्यान रखिएगा, कॉन्शियस लेवल और सुपर कॉन्शियस लेवल, ठीक सर है याद? सबकॉन्शियस क्या है सर? बताऊंगा, बताता हूं, पहुंच रहा हूं वहां पर। कॉन्शियस लेवल क्या होता है? हमारी चेतना जो सीख रही है, ग्रैब कर रही है, उसकी, उसका उद्देश्य क्या है? अपने आप को सुपर कॉन्शियस के निकट लेकर जाना। सुपर कॉन्शियस क्या है? कोर ऑफ द यूनिवर्स। आप एक पंछी थे, उड़ रहे थे, ध्यान रखिएगा, आप एक पंछी से उड़ रहे थे, अचानक आपको अट्रैक्ट किया किसने? प्रकृति ने, और यहाँ पर आप एक बंधक की भांति आ गए। अब यहाँ पर निर्णय कौन करेगा, करना क्या है आपको? तो कहते हैं आपका सब कुछ डिसाइड ऊपर से होके आता है, नहीं, कुछ डिसाइड नहीं होता। यहाँ पर जिस एम्बेसी में आप घुस गए, उस एम्बेसी के नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपको करना क्या है? नियमों का पालन करते हुए भी अपने सुपर कॉन्शियस लेवल तक अटैच हो जाए। कैसे?
यही होते हैं देवताओं से अटैच होना। थ्रू मेडिटेशन आप अटैच होइए, उसी सूर्य की किरण को पकड़ने का प्रयास कीजिए, रिचार्ज कीजिए। अब मेरे से पूछा क्या सुपर सबकॉन्शियस लेवल क्या, जो हमें ऑर्गन्स मिले हुए डिवाइसेस हैं बेसिकली, अलग अलग डिवाइसेस हैं जिनका उद्देश्य क्या है, आपको सिग्नल देना, नेचर से सिग्नल मिलते इससे अटैच होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मोबाइल फोन है, इसमें जीपीआरएस सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, ये नेट से भी कनेक्टेड है, बट इसके अंदर अलग अलग चिप्स लगी हुई है, सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है जो आपको अलग अलग चीजों से कनेक्ट करता है। आपने इसमें गूगल खोला, गूगल खुल जाएगा, याहू खोलो, याहू खुल जाएगा, ऐप खोलो, ऐप खुल जाएगा, ऐसे ही होता है ना जी, निधान जी, जैसे ही होता है ना, अलग अलग ऐप खुलती नहीं खुलती हैं। जी जी सर। सर। सिमिलरली हमारी देवी देवता भी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, आपको जिससे जो ऊर्जा चाहिए आप ले सकते हैं, बट आपको नॉलेज नहीं है इससे कौन सी ऊर्जा ली जाए। तो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो हर एक ऑर्गन किसी ना किसी ऑल माइटी, जैसे ऑल माइटी कहते हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं। सिग्नल आता है, हम डिकोड नहीं कर पाते। तो बेस्ट क्या है, सिंगल थॉट, क्या ऑल माइटी अथॉरिटी, किसी को भी मान लो, आप किसी को भी मान लो और अटैच होने की कोशिश करो। कैसे, हर समय उसकी स्मृति अपने माइंड में रखी, हर समय, कभी तो कनेक्टिविटी मिलेगी, और एक सेकंड कनेक्टिविटी एकदम चार्जर दे देगा, एक सेकंड की कनेक्टिविटी, इतनी पावर है वहां पर। तो सबकॉन्शियस लेवल जिसे कहा जाता है, मैंने जोसेफ मर्फी की बुक को स्टडी किया, बड़ा आनंद आ रहा था पढ़ने, बहुत आनंद आ रहा था। अल्टीमेटली बातों को बहुत ही पोलाइटली उसने डिस्प्ले कर दिया, बहुत पोलाइट, लोग बहुत मानते भी हैं। अरे भाई आप रामचरितमानस तो पढ़ दो, आप जोसेफ मर्फी को भूल जाओगे, बिकॉज गोस्वामी तुलसीदास वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, टाइम ट्रेवलर थे, जिन्होंने त्रेता युग की घटना को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया रामचरितमानस के रूप में। ही हैज सीन ऋषि भारद्वाज हु इज नेक्ड आईज, आसान नहीं होता। हनुमान जी के साक्षात्कार कर दिए, आसान नहीं होता। महादेव जी के दर्शन कर लिए, आसान नहीं होता। इसके लिए आइज की फ्रिक्वेंसी को हाई होना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, एक बुक है जो हमको होपोनोपोनो सिखा रही, दैट इज जीरो लिमिट्स। वो क्यों टेक्निक के लिए अच्छी बुक है, वैसे वो बुक भी ठीक नहीं मानता, टेक्निक केवल, तो जो टेक्निक आपको सिखाए उसको पुस्तक में अच्छी मानता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है, करना ना करना आपके ऊपर। दिनेश जी आपने बात नोट की है, दिनेश जी, दिनेश जी सर जी ऑनलाइन है? माफी चाहूंगा, सर जी माफी चाहूंगा, मेरी ऑलरेडी एक जूम मीटिंग चालू है थोड़ा। कोई नहीं, बस एक बात आपसे शेयर करो, छोटी बात शेयर करनी है। बात ये है कि जो हमारा सेशन पिछला था उसमें इतनी ज्यादा वॉइस की डिस्कनेक्टिविटी हो रही थी, नोट किया ना आपने? यस सर। यह बिल्कुल नहीं हुआ। यस सर, नहीं हुआ। चलिए अब आप मीटिंग में अटेंड कीजिए। महेंद्र भाई लाइन पर हैं? महेंद्र भाई शायद नहीं है। मैं बताना चाहूंगा आपको, जी सर, इससे जी जो, सर। हाँ, जो सेशन पिछला था बार बार वॉइस ब्रेक हो रही थी सब लोगों की, यस यस सर, इवन मेरी वॉइस भी ब्रेक हो रही थी। बिल्कुल हो रही थी सर। अभी कोई हुई सेशन के बीच में एक बार भी? नहीं हुई, नहीं हुई। सोचिए, सी द पावर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। मैं बताना चाहूंगा नवरत्न जी को, मधुस्मिता जी को, रितांजलि जी को, अनिता जी को, इससे ठीक पहले नए लोगों को हमने यहाँ पर निमंत्रण दिया था, और लगभग हर 2 मिनट में वॉइस का डिस्टर्बेंस हो रहा था। फिर मेरी आवाज गायब, तो उनकी आवाज गायब। यहाँ पे पूरे सेशन बिल्कुल ये चीज नहीं हुई, नोट किया आप लोगों ने? You know why it is so? Because all of us are on the same level of brain. तभी कहता हूं, पानी लेफ्ट हैंड में रख के बैठेंगे तो वो भी चार्ज अप हो जाएगा। सर रखा है मैंने सर। नहीं, मैं जान रहा हूँ आप रखिए, तो आप काम जानता हूं मैं, सबने रखा होगा। यस यस यस, थैंक यू सो मच। इट इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ऑन द रेगुलर बेसिस। अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मैं उसको क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं जो मुझे ठीक लगा, जो मैंने बियॉन्ड द यूनिवर्स आकर देखा, आपसे साझा कर रहा हूं। और आपको आज बहुत एक ही बढ़िया सर। आज नहीं एक सर, शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है सर, बहुत कुछ नया नया जानकारी मिल रहा हर बार, हर मन आज जब एक भी प्रॉमिस करूं आप कंवर्सेशन लोगों होता से, है। आज एक प्रॉमिस जी सर। करूं। जी सर। आप जिसकी भी बिल्कुल। आराधना करते हैं ना, हाँ। आपको उसके 1-to-1 आपसे बात करवा दूंगा उससे। अच्छा, जरूर बट सर। इट में टेक थ्री किस्मत टू खुल फोर मंथ जाएगा। यस हाँ यस यस, 1-to-1 बातचीत होगी आप, 1-to-1।
आपकी आपके पूर्वजों से 1 to 1 बातचीत हो जाएगी, 1 to 1। जो नहीं है उससे बातचीत हो जाएगी। ये जो आप ये दिमाग में चला कॉन्सेप्ट स्वर्ग नरक, सब बुलशिट, सब बेकार चीज है, कुछ नहीं होता है ऐसा। इट्स ए प्योर बुलशिट। ये सब बकवास है कि स्वर्ग होता है नरक होता है, तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, आप लोग ये जानना चाहते हैं कि पैराडाइज किसे कहते हैं सभी लोग? यस सर। आपके पास 2 घंटे हैं लगभग, है ना? मैं आप आपके आज के सेशन नहीं के नहीं, लिए सुनिए तो सुनिए, निकाल देंगे। मेरे को नहीं देने आपको, मेरे को नहीं देने 2 घंटे। मैंने एक सेशन लिया था हाँ, कि पैराडाइज किसे कहते हैं, कब आएगा, टेक्निकली समझाया मैंने उसके अंदर। और माइंड मैप क्या होता है, कुल मिला के 2 घंटे के टुकड़ों में सेशंस हैं, आप टुकड़ों में देख लीजिएगा। जी सर बिल्कुल। हम लोग करते हैं मेडिटेशन करते हैं, हम हम्म। बात करें मेडिटेशन ध्यान लगाना है, टेक्निकली कैसे होता है पता होना चाहिए। तो मैं आपके सर सामने, यूट्यूब में पाएंगे, जी यूट्यूब में पाएंगे अपने मैं जो ऑलरेडी में अपलोड देखने कर के चुका लिए हूँ उसको, होगा। मैं ऑलरेडी सेशन लेके अपलोड कर चुका हूँ मैं। क्या बोलकर सर्च करूं सर? नहीं, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, मैं लिंक ही शेयर कर दूंगा, सर्च में। निश्चिंत रहिए। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप आराम से जी जब सर, आपका थैंक यू सर। टाइम हो देखिएगा। जी थैंक यू सर। तो जब आप लोग अपनी एक्चुअल फॉर्म में आएंगे ना, तो आप जो बोलेंगे वो आपके वाक्य नहीं होंगे, ब्रह्म वाक्य होंगे, जो सीधे अटैक करेगा, आपके दिल को छुएगा। और यही हम चाहते भी। तो अब मैं चाहूंगा, बहुत समय आप लोगों का मैंने ले लिया, और अब समय हो चुका है इस सेशन को एंड करने का। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत कीमती समय मुझे थैंक दिया यू आप सर। लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर बहुत 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 धन्यवाद मजा आता है सर। सर आपके सेशन अटेंड करके सर, बहुत कुछ नया चीज मिलता है सीखने के लिए जो कि हम पहले कभी जानते भी नहीं थे। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अनीता जी, आप क्या थैंक यू सर। शनिवार को तैयार रहेंगी बोलने के लिए? आपको बोलना है कि आपका सेशन रह गया अभी। सर इस बीच में तो मैंने कुछ कर नहीं पाई, कोई मतलब बात कोई नहीं, कुछ टॉपिक भी जो बोलिएगा, हम मेरा जो आपको नॉलेज सुनना, मेरे आसपास है। हम आपको सुनना चाहेंगे शनिवार को। कोई कल ठीक सेशन नहीं होगा, कल डायमंड है, कल सेशन नहीं होगा आप लोगों का। हाँ ठीक है सर। ठीक है, कुछ भी बोलिएगा, शनिवार को आपको बोलना है। और आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने बहुत अच्छा अपना समय मेरे साथ बिताया, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और आपको मिलेगा। मिलते हैं शनिवार को, सभी को नमस्कार। जी थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार।